प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। चर्चा हो रही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथनों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह वीडियो आपके लिए एक सरल, संक्षिप्त और परीक्षोपयोगी नोट्स के रूप में काम करेगा। इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें। खाली समय में इन वीडियोज़ को आप बार-बार देखते रहें, ताकि ये चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाए। मैं बार-बार कहूँगा, प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन है। लोग रेस में लगातार दौड़ रहे हैं। ऐसे में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहूँगा, हिंदी साहित्य के ऐसे अच्छे-अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे, औरों से अलग कंटेंट मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ज्ञान बाँटने से बढ़ता है। आइए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव। देखिए क्या लिखा हुआ है। आविर्भाव मतलब उदय। हिंदी साहित्य का आविर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कब से माना है? और ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आपका उत्तर क्या होगा। फारसी से, अवहट्ट की अंतिम अवस्था से, प्राकृत की अंतिम अवस्था से और पाली के शुरुआती अंश से। फारसी से होगा नहीं, पाली का शुरुआती अंश ये भी नहीं होगा। आपको देखना है अवहट्ट की अंतिम अवस्था से और प्राकृत की अंतिम अवस्था। अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक देखेंगे तो उन्होंने अवहट्ट पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सारी चर्चा अपभ्रंश पर की है। और जो ये ऑप्शन सी आपका दिख रहा है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्राकृत की अंतिम अवस्था से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। हिंदी साहित्य का आविर्भाव से आशय है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से हुई। एक तो आप सन बता सकते हैं, विक्रमी संवत बता सकते हैं, और इस प्रकार से भी आप निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल में गाथा और दूहा कहने से किसका बोध होता है? गाथा और दूहा कहने से किसका बोध होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और ऑप्शंस दिए गए हैं। पाली, प्राकृत, प्राकृत पाली, प्राकृत अपभ्रंश और अपभ्रंश राजस्थानी। मित्रों, आप सबको पता है कि आचार्य शुक्ल ने जो आदिकाल का प्रकरण एक सामान्य परिचय दिया है, उसकी दूसरी लाइन है जिसमें उन्होंने कहा है कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? इसका उत्तर प्यारे मित्रों ये सही होगा, प्राकृत और अपभ्रंश। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। पहली ही लाइन है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृताभाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए, तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में। ऑप्शन बी, जैन और बौद्ध धर्म की सांप्रदायिक शिक्षाओं में, रचनाओं में। ऑप्शन सी, रासों और रास परंपरा के काव्य में। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर प्यारे मित्रों ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए जो आपको दिख रहा है, तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं में हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता मिलता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है। मैं आपको कह रहा था ना, आदिकाल का समय आपने जो याद किया है उसमें तो आपको संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक, अर्थात अब देखिए यहीं आप पढ़ेंगे किताब तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक। आगे क्या लिखा है?
आगे लिखा है अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अब ये प्रश्न है और इसमें जो है ऑप्शंस हैं आपके, मुंज और भोज के पहले का समय, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक का समय। पांचवा प्रश्न है आदिकाल की समय सीमा के निर्धारण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन राजाओं का स्मरण किया है। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण कर रहे थे, यानी 1050 से लेकर विक्रमी संवत 1375 की बात कर रहे थे, तो उन्होंने किन राजाओं की चर्चा की? तो आप ध्यान देंगे इसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। और बाद में उन्होंने लिखा है महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक के कुछ पीछे तक माना जा सकता है आदिकाल की समय सीमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है मुंज भोज और हम्मीर देव, तो इस प्रश्न का यही सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। ये किसका कथन है? तो ये कथन प्यारे मित्रों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया है? रामविलास शर्मा और नामवर सिंह किस प्रकार के आलोचक हैं? इन चार प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करके हमको दीजिएगा। जो भी प्रश्नों के कमेंट करके आप उत्तर देते हैं वे प्रश्न आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। अपभ्रंश की परंपरा कब तक चलती रही शुक्ल जी के अनुसार? अपभ्रंश की परंपरा यानी कि अपभ्रंश का प्रयोग कवियों के द्वारा, लेखकों के द्वारा कब तक किया जाता रहा, इस संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। विक्रम की 10वीं शताब्दी तक, विक्रम की 14वीं शताब्दी तक, विक्रम की 15वीं शताब्दी तक और विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक। अब आप देखिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकथन लिखा है उसमें क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि दूसरी ओर कबीर दास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे, अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झार, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचार विचार। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रमी की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्यारे मित्रों? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विक्रम की 15वीं शताब्दी तक, विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक। अगला प्रश्न है देसिल बैना सब जन मिठा, ये जो है किसकी पंक्ति है? बहुत आसान है, ये तो बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। ये विद्यापति की पंक्ति है जिसमें उन्होंने देश भाषा का बखान किया है। अगला प्रश्न है जब तक भाषा में बोलचाल थी तब तक वह भाषा या डॉट 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 ही कहलाती रही। रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको यहाँ भरना है कि वो कौन सा शब्द है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से ये कथन है प्राकृत भाषा, देशज भाषा, देश भाषा और जन भाषा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर देश भाषा होगा। देशज शब्द होते हैं, देशज भाषा नहीं होती। देश भाषा भाखा जिसको आप कहते हैं, जन भाषा जो प्रचलित जन सामान्य में है उसी को क्या कहते हैं? देश भाषा कहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुख्य रूप से देश भाषा और अपभ्रंश इन दो चीजों की बात की है। अगला प्रश्न है धारसेन द्वितीय के शिलालेख में पहले पहल किस भाषा का उल्लेख मिलता है? बहुत बढ़िया सवाल है। धारसेन द्वितीय के शिलालेख में पहले पहल किस भाषा का उल्लेख मिलता है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और अवहट्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपभ्रंश। आप देखेंगे कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य से कितने अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से हम आपके लिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभकारी है, जीआईसी की परीक्षा हो, जीडीसी की परीक्षा हो, एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, उनमें ये प्रश्न आने ही आने हैं। ये प्रश्न आपको कतई गाइडों में नहीं मिलेंगे, जा करके आप खोजिएगा, इस तरीके से प्रश्न आपको गाइडों में नहीं मिलेंगे। इन प्रश्नों को आप पढ़ने के लिए हाईटेक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगले वीडियो